हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक गुड मॉर्निंग। और अभी एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम कुछ इसके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बच के वो पूरे करते हैं और उसके बाद में नया चैप्टर करेंगे। ध्यान देना इस पे। पहला जो क्वेश्चन है अपना उसको समझते हैं। इसमें कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को हल करें, सोल्व देम। इस इक्वेशन को सिर्फ सोल्व करना है। अब कौन सा मेथड लगाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि बोलते हो, प्रतिस्थापन विधि वो लगा दो, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो जिसको आप विलोपन विधि बोलते हो। दोनों में से कौन सी भी विधि लगा सकते हो, दोनों से इसको कर सकते हैं। मैं आपको देखो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो पहले अपन लगा रहे हैं, लेकिन आपको एक ही लगाना, कोई भी अपने हिसाब से एक लगा देना। पहले हम इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं, विलोपन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ध्यान दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि या तो आपको x की टर्म इक्वल करनी होती है या y की। हम x की टर्म इक्वल करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2x बन जाएगा और इसमें 2x था हमारा, मैच हो जाएगा, x की टर्म मैच हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया हमने, तो देखो गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को जब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x प्लस 2 को y से भी करना पड़ेगा 2y, और 2 को 5 से भी करना पड़ेगा 10 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हम इसी को मान लेते हैं, वो हमारे पास में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, सोल्व करेंगे। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको माइनस बना लो। जब इसका साइन चेंज करोगे तो आगे के सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि ये प्लस बन जाएगा, माइनस तो पहले से था, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गई। अब देखो ये प्लस बन गया और ये भी प्लस है, 2y और 3y 5y हो गई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 10 में से 4 घटेगा क्योंकि अभी ये माइनस का बन चुका है, तो 4 घटेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 6/5 आ गई। ये जो y की वैल्यू 6/5 आई है, इसको पुट करेंगे समीकरण 1 में, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, देखो समीकरण 1 हमारे पास में देखो ये रही, ये समीकरण 1 मानी थी, ये रही देखो। तो लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। चाहे तो इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 6/5 लिखेंगे, इक्वल्स टू कितना है 10। ये करेंगे 2x प्लस, देखो 6 को 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10। ये 12/5 ही सेट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आप लिखोगे, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 12/5 बन जाएगा। अब 2x इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 1 का डिवाइड करेंगे, 1 का भाग करेंगे 5 बार, 5 को 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा और ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 38 अपॉन में कितना 5। x इक्वल टू करेंगे तो देखो 38 38 के भाग में, देखो 5 तो भाग में पहले से था और 2 गुणा का नंबर ये भी भाग में जाएगा, तो 5 को 2 से गुणा करके 10 बन जाएगा भाग में। काट लो इसको, देखो 2 से कट रहा है, ये 19 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 19 दूनी 38। तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 आ गई। ये हमारी विलोपन विधि थी, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा हम लगाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से, आपकी इच्छा, आप कौन से मेथड से कर दो, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर दूसरा मेथड भी जानना है तो वो देखो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन थी ये, इसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इक्वल टू करेंगे तो 5 माइनस वाई बन जाएगा। ये जो 5 माइनस वाई आया उसको समीकरण 2 में पुट कर दो। 1 से मान निकाला तो 2 में पुट करो, तो आप क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, देखो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है, तो मैं लिखूंगा 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4।
2 को 5 से करेंगे 10 माइनस 2 को y से करेंगे 2y बराबर, सॉरी माइनस है ना, देखो 2 को 5 से करेंगे 10 बन जाएगा, फिर 2 को y से करेंगे 2y बन जाएगा, फिर माइनस का 3y है और बराबर में 4 है। ये जो 10 मैंने लिखा माइनस का 2y माइनस के 3y माइनस के 5y हो गई बराबर में 4, माइनस 5y बराबर 4, ये प्लस का नंबर इधर जाएगा माइनस का कर देंगे अपन, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दो, y का मान 6/5 आ गया। y का मान 6/5 आया है, उसको समीकरण 1 में रख दो, फिर से समीकरण 1 में रखने पर ये y वाला मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में किसी में रख दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर में 5 था, x प्लस समीकरण 1 यही तो थी अपनी, x प्लस वाई बराबर 5, देखो ये समीकरण 1 थी, y की जगह 6/5 लिखो बराबर में 5 है ही, x बराबर करोगे तो 5 माइनस ये वाला नंबर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6/5, इसके नीचे 1 लगा लो आप, आगे करते रहो। x बराबर लघुत्तम इसका एलसीएम आ जाएगा 5, फिर ये गुणा होते हैं ऐसे क्रॉस में, ऐसे याद रख लिया करो, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 कम 6, x बराबर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19/5, तो x का मान 19/5 आ जाएगा, देखो यहाँ से भी आया था, y का मान 6/5 देखो यहाँ से भी आया था, ये हमारा आंसर। आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझना। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले की बात है, नूरी की उम्र सोनू से 3 गुनी थी, सोनू की 3 गुनी आता है यहाँ पे, नूरी की जो उम्र है वो सोनू से 3, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू है ना उसकी 3 गुनी है नूरी। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो हम दोनों की एज मान लेंगे अलग अलग, लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज है वो उसको मैंने x मान लिया और जो सोनू की एज है उसको y मान लिया, एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु को मैंने x मान लिया और जो सोनू की आयु थी, सोनू की आयु जो थी उसको मैंने y मान लिया। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, नूरी यहाँ पे लिखा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू थी ना उसकी 3 गुनी क्या थी, नूरी थी, तो नूरी को 3 से गुणा करेंगे, लेकिन वो भी कब 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले करते हैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो 5 साल पहले, 5 साल पहले, आप ध्यान दो 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटी थी भाई। अभी मान लो कोई इंसान अगर अभी कोई लड़का 17 साल का हुआ है तो 5 साल पहले, या फिर 15 साल का भी कोई लड़का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का था, 10 साल का था, तो यानी कि 5 साल कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे 5 साल पहले जो है वो नूरी की आयु तो कितनी बन जाएगी, x -5 हो जाएगी और सोनू की आयु y -5 हो जाएगी, तो इनकी एज क्या बन जाएगी 5 साल पहले के हिसाब से देखे तो, एज ऑफ नूरी, नूरी की जो आयु है, नूरी की जो आयु वो तो 5 साल पहले x -5 हो जाए, 5 साल कम हो जाती है, और जो सोनू की आयु है वो जाएगी y -5। अब प्रश्न अनुसार करते हैं, नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी, थ्राइस का मतलब 3 गुना उम्र की थी, किससे, सोनू से, तो देखो नूरी को 3 से गुणा कर देंगे अपन, तो नूरी की एज कौन सी है, ये नूरी की एज है, इसको 3 से गुणा कर देंगे, सोनू के बराबर आ जाएगी, तो आप क्या लिखोगे x -5 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो सोनू की एज आएगी y -5, क्योंकि सोनू से 3 गुना थी नूरी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 3x बन जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15, ये y -5, 3x लिखा मैंने, y को इधर लेके आएंगे अपन तो माइनस का y हो जाएगा, इधर देखो माइनस का 5 था और माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 3x - y बराबर 15 में से 5 घट जाएगा, माइनस की संख्या घट जाती है तो यहाँ पे बचेगा कितना, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा प्लस का, ये समीकरण 1। समीकरण 2 बनाते हैं, देखो समीकरण 2 कैसे बनेगी वो भी देखते हैं। आगे लिखा इसने 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की अगर बात करें तो इनकी एज क्या बन जाएगी वो देखो,
तो 10 साल बाद की बात कर लेते हैं अपन। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद देखो इसकी एज 10 साल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब x प्लस 10 हो जाएगी, और इसकी भी y प्लस 10 हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे 10 10। तो आप क्या लिखोगे, जो नूरी की एज है ना 10 साल बाद, वो तो बन जाएगी x प्लस 10, और जो सोनू की एज है ना वो बन जाएगी y प्लस 10, 10 साल बड़े हो जाएंगे दोनों। लिखा आगे क्या देखो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी अब की बार 2 गुना की रह जाएगी, ट्वाइस का मतलब डबल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। अब की बार नूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी को 2 से गुना करेंगे अब की बार। तो देखो यहाँ पे करते हैं, तो नूरी कौन सी है, देखो ये है नूरी x प्लस 10 वाली, तो x प्लस 10 को अब की बार 2 से गुना कर दो, और इसके बराबर में सोनू को लिख दो, तो y प्लस 10, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, और बराबर y प्लस 10। 2x मैंने लिखा, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y बन जाएगा, और 10 माइनस 20, 2x माइनस y बराबर यहाँ से माइनस का 10 बन जाएगा। ये समीकरण दो, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का। आगे करते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हम कौन सा भी मेथड लगा सकते हैं, जो अच्छा लगे वो मेथड लगा सकते हैं। दोनों समीकरण को लिखो अब ऊपर नीचे देखो। एक को तो मैंने लिखा 3x माइनस वाई बराबर में 10, एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरी को लिखते हैं, दूसरी हमारे पास में 2x माइनस वाई बराबर में माइनस का 10, ये दूसरी इक्वेशन है। देखो इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, तो एक साइन तो चेंज करना पड़ेगा, सेम साइन नहीं रखने पड़ेगा वाई को, क्योंकि x की टर्म सेम नहीं है, ये 3x है 2x है, ये कट नहीं सकता, तो y तो कट जाएगा, सेम है, साइन चेंज कर दो, ये माइनस लगाओ तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस तो माइनस तो पहले से था, ये भी प्लस बन जाएगा। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का y, ये प्लस का y था, 3y में से 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 10 ये 10 ये 10 और 10 जुड़ के कितने हो गए 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसको कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखो। अब समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 ये रही देखो, 3x माइनस वाई बराबर में 10, तो 3 गुणा x का मान 20 लिखो यहाँ पे, माइनस का y बराबर 10, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60, माइनस y बराबर में 10, माइनस y बराबर में 10, और ये प्लस का 60 इधर भेजेंगे तो माइनस का 60 हो गया। माइनस y बराबर, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 60 में से 10 घटेगा 50 बचेगा, माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से माइनस काट दो, y की वैल्यू कितनी आई 50। y किसको माना था हमने, सोनू को, इसका मतलब सोनू 50 साल की है। नूरी कितने साल की है, नूरी 20 साल की है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एज ऑफ नूरी, नूरी की आयु, नूरी की आयु तो हो जाएगी यहाँ पे x थी ना, और x की वैल्यू 20 आई, तो 20 साल 20 ईयर, और एज ऑफ सोनू, सोनू की जो आयु है वो हो जाएगी 50 साल, 50 साल की सोनू, 50 ईयर। ये आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब अपन करेंगे, देखो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले इसमें देखो मैं बता देता हूँ, द्विघात समीकरण जिसमें 2 घात हो जाती है ना, द्विघात का मतलब जिसमें 2 घात हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी कि अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होती है उसमें, अधिकतम घात होती है 2। जैसे आप ऐसे समझो कि समीकरण जो वो 3 प्रकार की हैं, जैसे एक होती है जिसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, मैंने बताया भी था, लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसको आप रैखिक समीकरण बोलते हो, रैखिक। फिर दूसरी होती है द्विघात समीकरण, द्विघात, और तीसरी होती है त्रिघात, ये मैंने बताए थे। त्रिघात यानी कि क्यूबिकल इक्वेशन, और द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब रेखिक समीकरण में, लीनियर इक्वेशन में तो घात होती है, एक ही घात रहती है, उसमें दो घात कहीं नहीं मिलेगी आपको, दो पावर, और इसमें हमेशा दो रहेगी मैक्सिमम, अधिक से अधिक दो मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, और इसमें अधिक से अधिक तीन मिलेंगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। कुछ इक्वेशन लिख दिया मैंने, लिखा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। इसमें देखो x की घात एक है, यहाँ पे y की घात भी एक ही है, तो वो रेखिक समीकरण हो जाती है, लीनियर इक्वेशन, जो पिछले चैप्टर में पढ़ी हमने। द्विघात में आपको ऐसे समीकरण मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसमें देखो अधिकतम दो घात आ गई, दो पावर आ गई, उसको द्विघात बोल देंगे। अब इसमें जैसे ऐसे आ जाएगा 7x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0। इसमें अधिकतम तीन घात हैं, इसलिए इसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ध्यान दो, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मान x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मैंने लिख के दिखाया था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप बोलते हैं इसको, मानक रूप। और इसका जो मानक रूप वो होता है ना द्विघात का, याद रखना, वो होता है ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप होता है द्विघात का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसका जो होता है वो ax का x का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, वो ये होता है। ये तीन चीजें होती है। अब कुछ अपने को क्वेश्चन करने हैं, वो द्विघात समीकरण पे करने हैं, द्विघात समीकरण पे करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करने हैं अपने को। जो क्वेश्चन करने हैं वो द्विघात में दो घात हैं, तो एक क्वेश्चन याद रखना कि जितनी घात होंगी, अधिकतम जितनी घात होंगी ना, जितनी पावर होगी मैक्सिमम, उतने ही उसके शून्यंक आएंगे, जीरो जाएंगे। भाई इसको जब हल करेंगे तो इसके गुणनखंड शून्यंक कितने आएंगे, इसके शून्यंक जीरोज। कोई पूछे कि इसके जीरोज बताओ कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर इसके दो जीरो जाएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात दो है, तो दो जीरो जाएंगे। द्विघात के दो जीरो जाते हैं। अगर रेखिक समीकरण है तो उसके एक ही जीरो जाता है। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसके शून्यंक कितने आएंगे, इसके शून्यंक, इसके शून्यंक ज्ञात अगर करेंगे ना, जीरोज फाइंड करेंगे, तो उसके तीन जीरो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि n घात का अगर कोई समीकरण है तो उसके जीरो शून्यंक कितने होंगे। n घात समीकरण में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन n पावर इक्वेशन, n पावर इक्वेशन, n पावर की जो इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ जीरो n ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि अगर द्विघात समीकरण है, यानी कि दो घात की कोई समीकरण है तो उसके दो जीरो जाएंगे। अगर तीन घात की कोई समीकरण है तो उसके तीन जीरो, तीन शून्य का आएंगे। तो अगर n घात की समीकरण होगी, यानी कि n घात की अगर इक्वेशन होगी कोई, तो उसके शून्य भी n आएंगे। ये आपको याद रखना है। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार का। ये दो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, बस दो ही क्वेश्चन करेंगे इसमें अपन। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से एग्जाम में। देखो अब सुनो, इस क्वेश्चन को करते हैं। दो संख्याएं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। देखते हैं, दो संख्याएं लेते हैं अपन। दो संख्याएं हम मानेंगे, माना पहली संख्या, फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट लेट द फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। पूछोगे सर ये कैसे हो गया, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ेंगे तब 27 बन रहा है। भाई मान लो कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 20 बन रहा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ने पर मैं बोलूँ कि 20 बन रहा है, और मैं बोल दूं कि इसमें से एक संख्या तो है 7, तो दूसरी कितनी होगी, या फिर मैं बोलूँ इसमें एक संख्या है 5, एक संख्या है 5, तो दूसरी कितनी होगी,
तो आप बोलोगे सर दूसरी संख्या तो 15 होगी, फिर कैसे पता चली 15 है? तो आपने क्या काम किया, जो जोड़ था ना, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ कितना बन रहा है 20, 20 में से आपने 5 को घटाया, क्या किया 20 में से आपने 5 को घटा दिया तो 15 आ गया आपका आंसर। तो दूसरी संख्या कैसे पता चली, जब इसके योग में से अपन पहली संख्या घटा देते हैं, यानी कि 20 माइनस 5, ऐसे हमें पता चला कि इसका योग है वो 27 है, यानी कि सम 27 है। तो पहली संख्या तो वो क्या कर दी मैंने, पहली संख्या को तो मैंने लिख दिया x, तो दूसरी संख्या कितनी बच जाएगी 27 माइनस x बन गई। ठीक है, ऐसे करेंगे अपन। ऐसे कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करते हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करते हैं, प्रोडक्ट यानी कि गुणा करते हैं, तो 182। तो पहली संख्या कितनी है x है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x है, 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना लिखोगे 182। x को 27 से करोगे तो बन जाएगा 27x माइनस x को x से करोगे तो x का स्क्वायर बराबर 182। स्क्वायर वाली संख्या प्लस की रहनी जरूरी है, तो इसको इधर भेजो आप, तो ये प्लस की हो जाएगी। इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस की हो जाएगी। और ये संख्या पहले से अपनी जगह है, तो वो प्लस की 182 रहेगी, इक्वल्स टू क्या बन गया 0। इसको अब सोल्व करेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो एक मानेंगे, ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको गुणा करने पर 182 आई, 182 आई और प्लस माइनस पे 27 आई, ऐसी दो संख्या। तो ऐसी दो संख्या 13 और 14, 13 और 14 है, जिनको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, गुणा करोगे तब 182, ठीक है। और जिनको जोड़ोगे ना आपस में तो ये 27 भी बनाता है। तो आपको लिखना है 14 और 13। तो देखो कैसे करते हैं, लिखा x स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो, तो आपको पता है कि 13x में 14x जोड़ना पड़ेगा, दोनों के साथ में x लगा लो, 13x और 14x को जोड़ोगे तब 27x बनेगा, प्लस में कितना है 182 बराबर 0। लिखा x की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का ही 14x हो जाएगा, प्लस में 182। एक समीकरण एक ही, दोनों में से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो बचेगा x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन ले लो माइनस का, तो x बचेगा और माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें 14 का डिवाइड करोगे ना तो 13 बार जाएगा। ये दोनों सेम आने चाहिए, तो x माइनस 13 आ गया एक तो, और दूसरा इनके आगे की संख्या है x और माइनस 14, x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 के इक्वल्स टू भी 0 है और x माइनस 14 के इक्वल्स टू भी 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 13, क्योंकि माइनस का नंबर था इधर गया प्लस का हो गया। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस का 14, x की दो वैल्यू आ गई। अब वो कौन सी संख्या, ये वो दो संख्या है 13 और 14, जिनको गुणा करने पर देखो जिनका योग तो 27 आ रहा है और जिनका गुणनफल कितना आ रहा है 182। तो आप क्या लिखोगे, दो संख्याएं 13 और 14 है, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करते हैं, देखो इसका कैसे ज्ञात करे जाते हैं। समीकरण लिखा मैंने 3x की स्क्वायर माइनस 2√6x 0। ध्यान दो कैसे करेंगे, देखो 3x स्क्वायर को लिखो सेम, √6 दो बार है, 2√6 का मतलब √6 दो बार है, तो एक एक बार अलग अलग करते हैं। तो मैंने लिखा माइनस का √6x अलग कर लिया और माइनस का √6x दोबारा अलग कर दिया, प्लस में 2 था वो लिख दिया, मतलब -√6 मिलके माइनस के 2√6 हो जाएंगे। जैसे ऐसे होता है ना, x प्लस x मिलकर 2x हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने किया है। 2 बार √6 थे तो मैंने एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, माइनस के थे दोनों। और आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन लेने के लिए आपको थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। 3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 बन जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है 3। कैसे बनता है, देखो 3 3 जा कितने हो गए 9, 9 का रूट कितना हो जाता है 3, ऐसे बनता है। इसका मतलब कहीं पे 3 है तो आप उसको √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हो। तो अगर 3 है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई √3 और x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 को क्या लिखोगे आप, 2 को लिखोगे √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 बनता है।
अब कॉमन लेते हैं, ध्यान देना एक बार। अब देखो इसमें कॉमन लेने के लिए आप इसको भी थोड़े से फैक्टर कर सकते हो, इसके भी फैक्टर कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, √3 मल्टीप्लाई √3 x² था माइनस √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √3 हो गई, 6 रूट में चले जाते हैं, यानी कि √2 को √3 से मल्टीप्लाई करने से √6 बनता है। इसका मतलब √6 को मैं ये लिखूंगा, तो √6 को लिखूंगा मैं √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस फिर से √6 है, इसको मैं लिखूंगा √2 मल्टीप्लाई √3 और प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 0। आगे करो, इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, x भी है इसके साथ में, इसके साथ में भी x था, ये छूट गया था। तो √3x दोनों में, तो √3x कॉमन ले लो। यहाँ से बचा कितना, यहाँ से √3x जाएगा तो √3x भी बच जाएगा, माइनस यहाँ से √3x कॉमन गया तो बचा कितना, √2 माइनस इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, √2 और x कॉमन है, x नहीं कॉमन है, √2 कॉमन है सिर्फ, तो √2 कॉमन ले लिया। यहाँ से √2 कॉमन गया तो बचा कितना, √3x बचा, माइनस प्लस होता है माइनस, यहाँ से √2 कॉमन बच गया तो एक √2 बच गया बराबर 0। इन दोनों के ये जो कॉमन है सेम आ रखे, तो इनको एक बार लिखो, √3x माइनस √2 और दूसरा क्या बन गया, दूसरा भी √3x माइनस √2 ही है बराबर 0। तो √3x माइनस √2 बराबर 0 ले लो और √3x माइनस √2 बराबर यहाँ से भी 0 ले लो। यहाँ से √3x बराबर करेंगे तो माइनस का नंबर इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो √2 बटे √3, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर भी √3 के ऊपर भी, तो एक साथ लगा दो, 2 बटे 3 लिख लो। इसको करेंगे तो देखो √3x बराबर, माइनस का नंबर इधर जाएगा, प्लस का हो गया, x बराबर करेंगे तो प्लस √2 और बटे में √3 है, दोनों के साथ लगा दो रूट, ये आंसर आ जाएगा आप। देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, ध्यान दो, ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो दूसरे तरीके से आ जाएगा, वहां से समझ लेना। ध्यान दो, लिखो 3x² माइनस 2√6 इसमें 2 बराबर 0। पहला a का मान होता है, दूसरा b का और तीसरा c का। a का मान 3 है, b का मान -2 और c का मान 2। यहां से देखो हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, जिसको आप श्रीधर आचार्य विधि भी बोलते हो, श्रीधर आचार्य, इस मेथड से करेंगे अपन। देखो तो करेंगे तो देखो वो क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, माइनस का b करना है, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने। अब b की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही b की वैल्यू, तो लिखेंगे -2√6 है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर यानी कि -2√6 का स्क्वायर कर दो आप, -4ac का मतलब 4 गुणा, a का मान है 3, c का मान है 2, तो 4 गुणा 3 गुणा 2, a का मान कितना 3 और c का मान कितना 2। भाग में देखो कितना लिखेंगे, 2 गुणा a का मान कितना है 3 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2√6 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान से समझना, -2√6 का स्क्वायर करना है। अभी इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, तो -2√6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि -2√6 को 2 बार का स्क्वायर हो तो उसको 2 बार लिख लिया करो, तो -2√6। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, √6 को √6 से गुणा करते हैं तो 6 बनता है, 36 नहीं बनता, √6 को √6 से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 6 बनता है, और 6 को 4 से फिर गुणा कर 24। भाई 4 कहाँ से आया, 2 को 2 से गुणा करने से 4 आया था, √6 को √6 से क्या 6 आया, 6 चौक 24 हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 24 माइनस 4 थी 12 और 12 को 2 से करोगे तब भी 24, भाग में कितना 3 को 2 से गुणा कर लो 6, तो यह आ गया 2√6 और प्लस माइनस, और 24 में से 24 घटाएंगे 0, 0 का रूट 0 ही रहता है, लेकिन यहाँ से 2 भाग करने पड़ेंगे अपने को, एक बार तो प्लस
जीरो लेंगे, एक बार माइनस जीरो लेंगे, तो 2√6 अपॉन में 6 है, और प्लस में कितना है 0। प्लस 0 कोई काम का नहीं, इसको हटा देंगे। दो रूट 6 अब की बार माइनस 0 लेंगे, और बटे में 6 है, तो माइनस में भी 0 कोई काम का है नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसको भी हटा देंगे। इसको कैंसिल कर लो। अब देखो 2 से काटो 3 बार कट गया, इसमें 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। √6 को देखो क्या लिखेंगे, √6 को लिखेंगे √2 गुणा √3 लिखेंगे। मैंने बताया था ना √6 कैसे बनता है, √6 √2 को √3 को गुणा करने से बनता है। ऐसे 3 कैसे बनता है, 3 बनता है √3 को √3 से गुणा करने पर, तो √3 को √3 से गुणा कर दो। ऐसे ही इसमें करेंगे, √6 को पहले लिखेंगे √2 गुणा √3, और 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3। ये कट गया, ये भी कट गया। यहाँ से 2 और 3, 2 3 दोनों के दोनों रूट में है, तो एक साथ लिख देंगे, यानी कि 2/3। ऐसे ये भी दोनों एक साथ लिख देंगे, 2/3 का रूट। यही आपके आंसर आए थे। देखो ये सेम ऐसे कर सकते हो। फिर कौन से भी एक तरीके से करना, दोनों लगा के नहीं आने। आगे देखो, चलो इसमें मूल्यों की प्रकृति निकालना और बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। नेचर ऑफ रूट का थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सुनो, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करी जाती है वो सुन लो एक बार। वो डी से चेक कर जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं इसको, विविक्तकार भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, विविक्तकार। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है d = b² - 4ac। या तो ये 0 से बड़ा रहेगा, b² - 4ac, या वो 0 के बराबर रहेगा, d = या वो 0 से छोटा रहेगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है। यदि 0 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे जो रूट रहेंगे ना, यानी कि जो मूल रहेंगे, उनकी प्रकृति क्या रहेगी, वो रियल रहेंगे। रियल और डिफरेंट, मतलब वास्तविक व अलग अलग। इसमें जो रूट एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक व बराबर, और इसमें जो रूट रहेंगे ना वो रहेंगे रियल एंड इमेजिनरी रहेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक रहेंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कि इसी का फाइंड करना हो अपने को, इसी क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ जाए कि नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति बताइए इसी क्वेश्चन में। तो मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ 3x² माइनस, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3x² माइनस 2√6x, और आगे कितना था, प्लस में 2 है, +2 = 0। इसमें कोई पूछ ले कि इसमें नेचर ऑफ रूट बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ, या इसका विविक्तकार ज्ञात करो, डिस्क्रिमिनेट, तो देखो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। आप ये सूत्र लगा दो, d = b² - 4ac। a की वैल्यू क्या है इस समीकरण में, पहली वैल्यू a की होती है, दूसरी b की, तीसरी c की। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2√6, c की वैल्यू 2 है। लगाते हैं यहाँ पे, b का स्क्वायर करो आप, b का स्क्वायर यानी कि -2√6 का, -2√6 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a का मान 3 है, c का मान 2 है। चेक करते हैं, -2√6 को मैंने अभी गुणा करना सिखाया था पिछली में, तो वो 24 बनता है। -4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 2 से करोगे 24, 24 में से 24 घटाया कितना आया 0, तो d बराबर क्या आएगा 0 आ गया। तो d में अगर बराबर 0 आ जाए, भैया तो 0 से बड़ा मान आता तो ये लग जाता, भाई मान लो 5 7 आता तब तो 0 से बड़ा नंबर हो जाता, तब तो ये लगाते रियल डिफरेंट, यानी कि वास्तविक और अलग अलग। अभी 0 के बराबर ही आ गया, तो आप लिखोगे रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक व बराबर होंगे।
तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल। अगर आपको डी का मान विविधकार पूछे, डिस्क्रिमिनेट बताओ, तो आपको सिर्फ यहां तक ही निकालना आंसर, डी बराबर 0 लिख के वहीं छोड़ देना, नीचे वाला ये नाम नहीं लिखना, मूल वास्तविक होंगे रियल इक्वल। अगर प्रकृति पूछे, नेचर पूछे, तब ये लाइन लिखनी है, वरना नहीं लिखनी। ठीक है, आगे देखो चैप्टर 5 करेंगे अपना। चैप्टर 5 में देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नाम नहीं प्रिंट हुआ यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जिसको आप एपी बोलते हो शॉर्ट में, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो क्या होती है, देखो किसी भी सीरीज का किसी डिफरेंस समान है, अंतर समान है, तो उसको समांतर श्रेणी बोल देंगे। जैसे मैं लिखा 3, 6, 9, 15 ये लिख दी मैंने, तो ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके बीच का अंतर तो समान है। देखो यहाँ से भी 3 का अंतर है, यहाँ से भी 3 का चल रहा है, यहाँ से भी 3 का और यहाँ से भी 3 का, इनके बीच का अंतर सेम हो, वही क्या होती है, समांतर हो जाती है। डिफरेंस अगर सेम हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है, इसी को एपी बोलते हैं। इसमें कुछ टर्म्स है वो आपको ध्यान रखने, जैसे एपी जो बनती है वो पदों से बनती है। जैसे पहला पद को A1 लिखेंगे, दूसरी जो टर्म होगी उसको A2 लिखेंगे, तीसरी टर्म को A3, चौथी टर्म को A4 लिखेंगे और फिफ्थ टर्म होती है उसको A5 लिखेंगे, ऐसे चलती रहती है वो। जैसे ये थी, इसमें A1 है, ये A2 बोलेंगे, A3, A4, A5 ऐसे बोलेंगे। अब देखो आपको क्या करना होता है कि इनमें डी का अंतर देखना होता है, अंतर देखने के लिए उसको डी बोलते हैं सार्व अंतर। देखो सुनो ध्यान से, जैसे मैंने एक एपी लिखी 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी लिख दी मैंने। जो पहले नंबर पे आती है उसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको ए से लिखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई। जो लास्ट में आती है उसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद बोलते हैं उसको, लास्ट टर्म, जिसको an से भी लिखते हैं, tn से भी लिखते हैं और l से भी लिखते हैं। वो अंतिम पद कितना है, इसमें 10 है। बीच का जो अंतर चलता है, इनके बीच का अंतर, वो होता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस। जिसको डी से लिखते हैं। अब कॉमन डिफरेंस इसमें कितना चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है बीच में, मतलब 2 का, डी की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी। अब बात करें, एक और नाम आता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म को। अब कितने पद हैं, कोई भी एपी में कितनी टर्म है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें तो 5 पे टर्म है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे डी निकालना सीखते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने एक एपी लिखी, यहाँ पे मैंने एक एपी लिखी 5 और 9, 13, 17, ये एक एपी है। कोई आपको पूछे इसमें ए की वैल्यू बताओ और डी की वैल्यू बताओ, तो ए तो वो होता है जो फर्स्ट टर्म होती है, पहले नंबर पे लिखी होती है ना, उसी को ए बोलते हैं। तो इसमें ए कितना है, 5। ठीक है। अगर कोई बोले कि आप इसमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस बताओ, वो निकलता कैसे है, A2 माइनस A1 से निकलता है। याद रखना, मैंने बताया था ये A1 होता है, ये A2, फिर ये A3, ये A4 ऐसे चलता है। A2 माइनस A1 करके देखो, A2 का मतलब 9 लिखो पहले, माइनस A1 मतलब 5 लिखो, 9 में से 5 घटाओ, कितना बच गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो जाएगा, 4। दोबारा एक एपी लिखता हूं मैंने, एपी फिर 3, -1, -5, ये एक एपी है। मैं बोलूँ कि इसके अंदर आप ए और डी बताओ, तो आप ए बताओगे तो देखो ए फर्स्ट नंबर की टर्म होती है, वो ए होती है, तो 7 बोल दोगे, प्रथम पद। डी कोई पूछे तो मैंने क्या बता रखा है, A2 में से A1 घटाना पड़ेगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4,
ध्यान रखना A2 में से A1 घटाना, यानी कि A2 पहले लिखनी ही पड़ेगी, तो 3 लिखो। A1 की वैल्यू देखो 7 है, तो 7 लिखो। अब माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेंगे, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। ऐसे होता है। तो ए और डी से आप निकालना सीख सकते हो। आगे देखो, अब क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वाला ये क्वेश्चन है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। 2 7 12 की 10th टर्म आपको फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करी जाती है। एक फॉर्मूला होता है टर्म फाइंड करने का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। सारी वैल्यू मैंने बता रखी, ए एन क्या होती है, ए क्या होती है, एन डी, सारी चीजें बता रखी। देखो अब जैसे इसमें फाइंड करना हो, मान लो 10वां पद ज्ञात करना, तो याद रखो कौन सा पद ज्ञात करना है वो कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने एक एपी बताई थी, 2 4 6 8 10। मैं आपको पूछूंगी बताओ इसमें तीसरा पद कितना है, तो आप बोलोगे सर पहला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तीसरा पद तो 6 है इसमें। थर्ड टर्म 6 है। थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं, सेकंड को A2, फर्स्ट को A1, फिर A4 A5, ऐसे चलती है। यानी कि जो भी टर्म होती है, जो भी पद होता है, जैसे चौथा पद पूछे फोर्थ टर्म, तो आप फोर्थ टर्म ये रही A4, यानी कि 8। ऐसे 10वां पद पूछे है तो आपको A10 लिखना पड़ेगा। A10 पूछ रहा मतलब कौन सा आएगा, 10th टर्म को। 10वें पद को सीधा खोलोगे कैसे, A प्लस, कम कर दो 10 में से 1 कम कर दो, 9 बच गए, 9D लिख दो। ये याद रखना चाहिए, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी आंसर यही आएगा। जैसे A10 लिखते हैं अपन, इस फॉर्मूले में करके देखते हैं। एन की जगह 10 लिखो, A प्लस एन की जगह कितना लिखना है, 10, 10 माइनस 1 गुना डी। तो A10 बराबर क्या बन गया, A प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9D। तो देखो 10वां पद कभी भी लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 9। इसे मान लो आपको 20वां पद लिखना हो तो क्या लिखोगे, A प्लस 19D लिख देना, एक कम करके लिख देना है, वही पद हो जाएगा, वो टर्म हो जाएगी। इसमें पूछा 10th टर्म बताओ, 10वां पद, तो A10 का मतलब A प्लस 9D पूछ रहा है। देखो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है वो 2 है। देखो D की वैल्यू कितनी है, D मैंने क्या बताया, A2 में से A1 घटा के देखोगे तब पता चलेगा। तो ये A1 होता है, ये A2, ये A3। A2 यानी कि 7 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 5। D की वैल्यू तो 5 पुट करोगे यहाँ पे। देखो A10 इक्वल्स टू, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है, D का मान देखो 5 आया है। 2 प्लस कितने हो गए, 45। 45 और 2 कितने हो गए, 47। तो 10वां पद कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऐसे ज्ञात करते हैं 10th टर्म। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि एक एपी है, एपी में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 7 और डी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, मान लो फर्स्ट टर्म दे रखी है मान लो 3, और पूछा जाए कि एनवा पद बताओ, एनवा पद यानी कि nth टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे। तो 10वें पद को हमने A10 लिख दिया था, आपको याद हो तो। 20वें पद को A20 लिख देंगे और nवें पद को AN लिखेंगे। nवें पद को क्या लिखेंगे, nth टर्म को क्या लिखेंगे, AN। और AN का पूछेगा तो AN का तो फॉर्मूला ये होता है, तो ये फॉर्मूला रखाना पड़ेगा अपने को। AN का फॉर्मूला ही तो होता है, देखो। तो अगर nth टर्म पूछी जाए तो आप लिखोगे AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। A की वैल्यू कितनी है, देखो 7, n की जगह n ही रखना है। D की वैल्यू कितनी है 3, 7 लिखा प्लस 3 को देखो गुणा करना पड़ेगा, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 7 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 प्लस 3n। देखो 7 में 3 ये जोड़ मत देना कभी, 7 और 3 10n कर दो, ये नहीं जुड़ती इसमें। ये 7 है तो इसमें कांस्टेंट संख्या ही जुड़ेगी, ये n की संख्या ही अलग रहती है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच गया और प्लस में 3n है, तो इसका n वापस कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3n आ जाएगा। ऐसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं।
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर और 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो आप सोचो, मैं नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 2 3, ये सारे एक एक डिजिट के नंबर हैं, 9 तक रहते हैं। फिर मैं लिखूंगा 10, फिर 11, फिर 12, फिर ऐसे चलता रहेगा 99 तक, फिर आएगा 100, फिर 101, फिर 102, फिर चलता रहेगा। इसने बोला कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर देखो 10 से स्टार्ट होते हैं 2 अंकों वाली संख्याएं, और 99 तक चलती हैं, क्योंकि बाद में 3 अंकों की आने स्टार्ट हो जाती हैं, 3 डिजिट नंबर आने लग जाते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से स्टार्ट हो जाती हैं और 99 तक चलती हैं। इसने बोला 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 3 का भाग भी उसमें जाना चाहिए। तो 10 में तो 3 का भाग जाता नहीं, 11 में भी नहीं जाता, 12 में जाता है। तो पहली संख्या तो हमें मिल गई जिसमें 3 का भाग जाता हो, 3 से डिवाइड हो जाती हो, वो कितनी है? 12। अगली ढूंढेंगे तो देखो 13 में भी नहीं जाता, 14, फिर 15 में जाता है, तो अगली 15 मिल जाएगी। तो आप देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? पहली संख्या 12 लिखेंगे जिसमें 3 का भाग जाता हो और जो 2 अंकों वाली भी हो, 2 डिजिट नंबर। दूसरी संख्या 15 है, फिर 18 है, डॉट डॉट ऐसे चलती रहेगी। लास्ट की संख्या 99 है जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 3 से डिवाइड भी होती है और 2 डिजिट नंबर भी है, 2 अंकों वाली भी संख्या है। ठीक है, तो ये केपी बन गई। इसमें देखो ए का मान कितना है, प्रथम पद 12, डी का मान कितना है, डी कैसे निकलता है, 82 माइनस A1 से, तो ये A1 है, ये 82 है। 15 में से 12 घटाओ, कितना बच गया? 3। एन अंतिम पद देखो लास्ट में लिखा इसलिए अंतिम पद है, तो 99 लिखो आप। कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, इसने ऐसा पूछा, कितनी संख्याएं हैं वो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने नंबर है? तो बात ये है कि हम n का मान निकालेंगे। अब देखो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस ए गुणा डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम करेंगे इसको सोल्व। क्या लिख रहा हूं मैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, अंतिम पद कितना है, देखो क्वेश्चन में मैंने लिख रखे हैं ये सारी वैल्यू। अंतिम पद कितना, 99। ए प्रथम पद कितना, 12, एन माइनस 1 गुणा डी का मान देखो 3 आ रखा है, 3 लिख दो। सबसे पहले प्लस का 12 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 99 और बराबर एन माइनस 1 गुणा 3 बचा हुआ है। 99 में से 12 घटाओ आप, 87 बचेंगे, बराबर में एन माइनस 1 गुणा 3। गुणा की संख्या 3, वो भाग में जाएगी, मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ भेजे, डिवाइड। 87 में 3 का डिवाइड कर दो तो इधर क्या बचा, एन माइनस 1। 3 से काटो इसको, ये 2 बार कटेगा और 9 बार कटेगा, एन माइनस 1। माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 29 प्लस 1 बराबर एन। 29 और 1 कितने हुए, 30। एन बराबर कितना आ गया, 30 आ गए। ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं और 2 अंकों वाली है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 30 पद। कितने पद है इसने पूछा था, 30 पद है, 30 टर्म, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके जैसा ही है सेम, पहले खुद से ट्राई करो करने की और फिर वीडियो को स्टार्ट करो। देखो मैं बता रहा हूं अभी कैसे करना पड़ेगा इसको। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से। अब 3 अंकों की पूछ ली इसने, 3 डिजिट नंबर पूछ लिए, और अब की बार 7 का भाग जाना चाहिए संख्याओं में। तो आपको पता 99 तक तो 2 ही संख्याएं चलती हैं, 100 पे 3 अंक संख्या स्टार्ट हो जाती है, 3 अंक वाली आ जाती है, फिर 101, 102 ऐसे चलते रहते हैं। फिर 999 तक ऐसी संख्याएं 3 अंकों की चलती हैं, 3 डिजिट नंबर। और बाद में 1000 आ जाता है, 1000, उसमें 4 हो जाती है डिजिट, तो इसलिए ये छोड़ देंगे, आगे की संख्याएं पीछे वाली भी छोड़ देंगे, ये काम में लेनी है अपने। पहले एपी बनाएंगे, 7 से भाग जाना भी जरूरी है उसमें। 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, ना 101 में जाता, ना 102 में। कैसे पता करें कि कौन सी में जाता है, तो आप क्या काम करोगे, 100 है ना पहली संख्या, 100 में ही देके देख लो 7 का भाग। देखो 1 बार जाएगा तो 7, बचा कितना, 3, 0 उतारो आगे,
अब 0 मैंने उतारा तो 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35, भाग नहीं जा रहा। तो अगर यहाँ पे मैं 1 ले लेता, 0 उतारा मैंने, अगर एक होता है यहाँ पे तो 1 उतारता मैं, तो 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 उतारता, 32 में भी नहीं जाता, 33 34 फिर 35 में जाएगा 7 का भाग, तो 5 होना चाहिए था मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आ जाता, तो 7 5 जा 35। तो पहली संख्या 105 है जिसमें 7 का भाग जाता है। देखो देके दिखाता हूँ। 7 एकम 7, बचा कितना 3, 5 उतार लो, 7 पंजे 35, जाता ना 105 में 7 का भाग। तो पहली संख्या क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको लिखना नहीं है तो मैंने करके दिखाया ऐसे ही। देखो करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली संख्या 105 है जिसमें 7 का भाग जाता है। दूसरी 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 अंकों के बाद में, मतलब 7 संख्याओं के बाद में ही आएगी, जैसे 112, फिर 119, ऐसे करते जाएंगे। तो लास्ट की संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या है देखते हैं। हमें पता है कि लास्ट की संख्या तो 999 होती है 3 अंकों वाली। हम 999 में ट्राई करते हैं, जाता तो 7 का, इसमें नहीं जाता तो फिर इससे पीछे जाएंगे, वापिस 98 लेंगे, 97 लेंगे, ऐसे 7 का भाग करो। 7 को करेंगे एक बार, 2 बच गई, 29 हो गई, 7 या 21, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, बचा कितना 1। अब 9 उतारेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में तो भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो 18 में नहीं जाता, 17 में नहीं जाता, 16 में भी नहीं जाता, 15 14 में जाएगा, फिर 14 में, तो 7 2 जा 14। तो यानी कि अगर यहाँ पे 4 होता ना, 4, तब 4 उतरता और भाग चला जाता है। यानी कि लास्ट की संख्या 994 है जिसमें 7 का भाग जाता है, इसे ध्यान रखो। फिर से एक एपी बन गई। एपी बन गई, इसमें ए की वैल्यू है 105, डी की वैल्यू देखो कितनी है 112, में से 105 घटा दो, कितना बचा 7, क्योंकि इस संख्या में से पहले वाली घटानी होती है। ए एन का मान कितना है, अंतिम पद 994 है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो भाई फॉर्मूला लगा दो वापिस से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अंतिम पद कितना 994, प्रथम पद कितना 105, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान है 7। 994 में 105 इधर प्लस का नंबर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 7। 994 में से 105 घटाओगे तो ये बचेगा 889, बराबर एन माइनस 1 गुना 7। गुणा का नंबर 7 भाग में भेज दो, यानी कि 889 के भाग में कितना जाएगा 7, इधर बचेगा एन माइनस 1। 7 से इसको काटो, देखो 1 फिर 2, ठीक है, फिर ये कितना जाएगा 7, 127, 127 बार जाएगा एन माइनस 1। माइनस का एक इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा, वो 128 हो जाएगा। तो एन 128, यानी कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 128 संख्याएं विभाजित होती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो ये क्वेश्चन और एक आगे लिखा है मैंने क्वेश्चन ये वाला, इन दोनों क्वेश्चनों के आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो इनको तैयार कर लेना। और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लिए हैं, 2 और लिए मैंने। ठीक है, ये करते हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं। डिटरमाइन द एपी, वो एपी बताओ वो थर्ड टर्म इज 16 जिसका तीसरा पद 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, और 7वां जो पद है वो 5वें पद से एक्सीड का मतलब ज्यादा है, 12 ज्यादा है। वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले तो हम लिखेंगे जिसका तीसरा पद 16 है, थर्ड टर्म,
थर्ड टर्म दे रखी है मतलब, तो A3 बराबर दे रखा आपको 16। A3 को कैसे खोलेंगे, अब ये भी हमने सीखा था, A प्लस एक कम कर देंगे 2D में खोल देंगे, बराबर में कितना 16। ये आ गई समीकरण 1। सातवां जो पद है वो 5 में से 12 अधिक है, सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड है, कितनी एक्सीड करें, 12 एक्सीड कर दो। तो यानी कि आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सातवां जो पद है यानी कि सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, एक्सीड है, यानी कि फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दो। तो फिफ्थ टर्म में कितना ऐड कर दें, 12 ऐड कर दो। सेवंथ टर्म को कैसे खोलेंगे, A प्लस 6D। फिफ्थ टर्म को कैसे खोलेंगे, A प्लस 4D, और प्लस में कितना है 12। देखो प्लस का A ये कट जाएगा, क्योंकि ये A इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो एक प्लस रहे एक माइनस कट जाएगा। ये 6D है और 4D इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 12 है। 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा और बराबर में 12, और D इक्वल टू करेंगे तो 12 में डिवाइड कर दो 2 का, 6 बार कट जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब D की वैल्यू जो 6 है उसको समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो देखो अपनी, वो है A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। लिखेंगे A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी लेनी है 6, बराबर में 16। A प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, बराबर में 16। प्लस का नंबर इधर जाएगा माइनस का कर दो, तो A बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4 बचेगा। A का मान कितना है, A का मान 4 आ गया। D का मान कितना आ रखा है, D का मान 6 आ रखा है। AP बतानी है अपने को, AP तो AP लिखते हैं। देखो AP में प्रथम पद लिखेंगे, दूसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद लिखेंगे और डॉट डॉट लगा देंगे। प्रथम पद A का मान होता है वही प्रथम पद होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ तो लिख दो 4। A2 दूसरा पद लिखते हैं। देखो दूसरा पद लिखेंगे तो देखो दूसरा पद कैसे निकले, जब मैं पहले पद में D जोड़ दूंगा तब दूसरा पद निकल जाए। सर ये सूत्र कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। देखो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, याद है ना। अब ये A1 माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे D प्लस A1 बन जाएगा, ये बराबर में क्या A2, यानी कि A1 में D जोड़ते ही क्या आ जाता है A2 आ जाता है। तो यहाँ भी मैंने ये लिखा A1 में D जोड़ते ही क्या आ जाता है A2 आ जाता है। तो देखो जोड़ते हैं, देखो A2 का सूत्र याद रखो क्या हो गया A1 प्लस D। A1 कितना है 4 और D कितना 6, 6 4 कितने हो गए 10। इन दोनों को जोड़ लो, सीधी सी बात ही, 4 और 6 कितने हो गए 10। अब 10 में फिर से D जोड़ दो, 10 और 6 कितने हो गए 16। 16 में फिर से D जोड़ दो, 16 और 6 कितने हो गए 22। ऐसे AP बन जाती हो। तो ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखो अभी लिखा, यदि किसी, देखो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। आपको देखो लिखा गया यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग तो दे रखा है 1050 और उसका पहला पद दे रखा है 10, यानी कि A का मान दे रखा फर्स्ट टर्म, तो 20वां पद पूछा गया। ध्यान दो प्रथम 14 पदों का योग नाम आ गया, यानी कि फर्स्ट 20 टर्म का आपको सम पूछा है। सम के लिए SN लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे S14 की वैल्यू दे रखी है आपको S14। 14 पदों का योग बोला है, इसका मतलब S14 दे रखा है। अगर ऐसे बोलता कि 14th टर्म दे रखी है, यानी कि 13वां या 14वां पद दिया जाता, तो आपको A14 लिखना होता। तो देखो यहाँ पे S14 लिखेंगे। S14 कितना दे रखा आपको 1050, ठीक है। आगे बोला कि उसका प्रथम पद है 10, फर्स्ट टर्म दे रखी है 10। तो देखो भी करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। SN का फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं N/2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D, ये होता है। SN की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, देखो लिखते हैं, देखो S14, SN की जगह क्या लिखेंगे S14 फाइंड करना है इसलिए। अब N की जगह क्या हो गया, N की वैल्यू 14 हो गई। देखो SN था और मैंने S14 लिख दिया, N की वैल्यू 14 लिखेंगे।
तो 14/2 2 गुना ए की वैल्यू देखो 10 है, देखो लिख रहे 10 लिख दो यहाँ पे। एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू यहाँ पे 14 है ही, 14 माइनस 1 कर देंगे। डी की वैल्यू आपको नहीं पता, छोड़ दो इसको। S14 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है S14 की जगह आप 1050 लिखो, 1050 लिखा मैंने। इसको काटा 7 बार कटेगा, ये 2 को करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, और ये डी 13D। ये देखो मल्टीप्लाई का 7 है, गुणा है, यहाँ पे गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो 1050 में आप भाग कर दो 7 का, बराबर 20 प्लस 13D का भाग करो इसमें, एक बार जाएगा 5 150, और 20 प्लस 13D, प्लस का 20 है इधर जाएगा, माइनस का करना पड़ेगा, तो 150 में से 20 आप घटा दो, बराबर में 13D। घटाएंगे इसको तो बचेगा 130, बराबर में 13D। गुणा की संख्या फिर से भाग में जाएगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 13D बराबर 130, वो एक ही बात होती है। डी बराबर करेंगे तो 130 में भाग जाएगा 13 का, 13 का डिवाइड करेंगे 10 बार भाग जाएगा, एक डी का मान कितना आ गया 10। पूछा क्या गया है 20वां पद, 20वां पद यानी कि 20 टर्म पूछी गई है, तो A20 पूछ रहा है। A20 को कैसे लिखेंगे, A प्लस एक कम कर देंगे 19D। ए की वैल्यू देखो कितनी है, प्रथम पद आपको दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। 19 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान भी आपको आया है, देखो सोल्व किया 10 आया, तो 10 प्लस 19 को 10 से करेंगे 190, 190 और 10 कितने हो जाएंगे 200, तो ये हो गया 200। ये आंसर आ जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, समझना ध्यान से इसको। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। योग मतलब SN का फॉर्मूला लगाना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल होने चाहिए, और वो भी कितने, 15 होने चाहिए सिर्फ। तो इप्पी बनाएंगे, देखो पहले पहला मल्टीपल 8 का क्या होता है, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का गुणज, गुणज का मतलब 8 का पहाड़ा बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो पहला 8 ही आता, 8 एकम 8, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, 8 2 16, फिर 8 3 24, 8 3 24, फिर डॉट डॉट चलते रहेंगे। कितने लेने हैं अपने को, 15, तो लास्ट 15वां कितना आ जाएगा, देखो जब पहला निकाला तो 8 को मैंने 1 से गुणा किया तो पहला आ गया, जब मैंने 8 को 2 से गुणा किया तब दूसरा आ गया, 8 को 3 से करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ऐसे चलते चलते यदि मैं 8 को 15 से गुणा कर दूंगा तो 15वां पद भी आ जाएगा। 15 तक ही लेने हैं इसने, तो 15 को 8 से गुणा करें 120, 120, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी एपी। एपी बन गई। एपी में देखो ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की इसको घटा के देख लो, यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अंतिम पद कितना है इसमें, लास्ट की टर्म 120 आई है। आपको पूछा कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी कि S15 ज्ञात करने। पीछे देखो 14 पदों का योग बोला था, मतलब S14 लिखा था मैंने। 14 टर्म का सम पूछा था ना, सम ऑफ 14 टर्म, इसलिए मैंने S14 लिखा। अब की बार पूछा सम ऑफ 15 मल्टीपल, तो अब की बार S15 लिख देंगे, तो S15 लिखेंगे। उससे पहले SN की वैल्यू फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस AN। ये SN का दूसरा फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं SN के, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। SN का एक फॉर्मूला तो होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा SN का फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस AN। ये हम तब लगाते हैं जब AN की वैल्यू हो हमारे पास में, तो इसमें देखो AN की वैल्यू है अपने पास, इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे S और कितने पदों की बात कर रहा है, 15 पदों की, तो S15 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 15 गुणजों का योग पूछा, मतलब S15 पूछा है। N का मान कितना हो गया, 15/2। A की वैल्यू कितनी है, 8। AN की वैल्यू कितनी है, अंतिम पद 120 है। यहाँ पे करेंगे 15/2, और 120 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 128। ब्रैकेट का मतलब गुणा माना जाता है, मैंने गुणा लिख दिया। 2 से इसको काटो, 6 बार 4 बार, ठीक है। अब 15 गुणा 64, गुणा कर लेते हैं 64 को 15 से, तो देखो 15 चौक 60, 6 हो जाएगा, 15 6 90 और 6 96, 960। तो S15
15 पदों का योग कितना हो जाएगा? 960, 960। ये हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आज का हम वीडियो करेंगे यहीं तक, और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए मैंने, बहुत देखो बहुत कम क्वेश्चन लिए मैंने हर एक्सरसाइज से। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपके ये क्वेश्चन एंड अथवा में आते हैं, और में आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना दोनों में से, ठीक है। और ये पूरे के पूरे वीडियो जितने भी पार्ट बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। और ये पूरे पार्ट आपको यूनिक स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उस पे पूरे के पूरे वीडियो फ्री है, वहां से भी देख सकते हो आप। तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यूनिक स्टडी ऐप जो है उसमें एक स्टार का सिंबल है, वो डाउनलोड करना है, यूनिक स्टडी नाम से ऐप, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।